नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई बार इससे सवाल बना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके की जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस से करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम एक डिटेल एक्सप्लोरेशन देखेंगे जो दो सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट हुए हैं सिख अंपायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मिड 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से एक लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट जो थी, दैट इज़ पंजाब अंडर सिख अंपायर, वो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले ही फॉल हो गई और अंग्रेजों के अधीन चली गई। रिवोल्ट ऑफ 1857 को ऑलरेडी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है और एक अलग वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर किया है। दोनों को आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि पंजाब की स्थिति क्या थी 19th सेंचुरी में। देखिए, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एम था कि वो पंजाब के ऊपर अपनी डोमिनेंस को एक्सटेंड करें, लेकिन ये रीजन जो था इसको सिख अंपायर के द्वारा गवर्न किया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो रंजीत सिंह जी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल राजा हुआ करते थे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। लेकिन 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद जो सिख अंपायर था वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और अंपायर वीक हो जाता है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे टेंशन्स को एस्केलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इवेंचुअली ओपन कन्फ्लिक्ट होता है। एंग्लो सिख वॉर्स कब कब हुए हैं, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है। एक 1845 में हुआ, एक 1849 में हुआ। तो आप सब जानते हो कि 1857 का रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सेपोई म्यूटिनी भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। अब ये सब किसने कहा था, ये सारे मैंने एमसीक्यूज में और वो जो वीडियो है जहाँ पे मैंने 1857 के रिवोल्ट को कवर कराया है, दोनों में मैंने ये चीज़ें कवर करी हैं। तो इससे पहले हुए थे एंग्लो सिख वॉर्स, या आपने ध्यान में रखना है, ईयर कई बार पूछ ले जाते हैं। तो पहला 1845 में हुआ था, दूसरा 1849 में। डिटेल में हम आगे इनको देखने वाले हैं। अब इसके वजह से हुआ क्या कि जो सिख अंपायर था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, और जिससे इस रीजन का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था उसको रीशेप किया गया। इस युद्ध के बाद इस रीजन का, यानी पंजाब एरिया का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही रीशेप हो गया। टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले 1839 आता है। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और सिख अंपायर के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। दूसरा दिसंबर 1845 यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू होता है, जहाँ पे खालसा आर्मी ने सतलुज रिवर को क्रॉस किया। अब ये खालसा आर्मी कौन से है, आप सब जानते हो, सिख एम्पायर या सिखों की जो आर्मी है वो खालसा आर्मी है। फिर आता है मार्च 1846, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे सीधा सवाल बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किस युद्ध के बाद हुई थी, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंसेशंस जो थी वो सिखों को मिली थी। तो ये सवाल बन सकता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर ध्यान में रखना है। ये कब हुई, मार्च 1846 में। फिर आता है 1848, यहाँ पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है। तो थोड़ी टेंशन और अपराइजिंग्स हो रही थी और फिर फुल फ्लेज्ड वॉर यहाँ पे हो जाता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फिर आता है 1849, यहाँ पे सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, जिसमें सिख अंपायर को डिसॉल्व कर दिया गया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पंजाब को अनेक्स कर दिया। तो 1849 में पंजाब भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल आ गया और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट हमारे देश में बचा था वो भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। अब हम बात करते हैं कि एंग्लो सिख वॉर्स के कॉजेज़ क्या थे। सबसे पहले पावर वैक्यूम। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह जी की जब 1839 में डेथ हो जाती है तो यहाँ पे लीडरशिप वाइड क्रिएट होता है, क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे और एक बहुत बड़ा पावरफुल चेहरा था, पावरफुल नाम था महाराज रंजीत सिंह जी का। उनके बाद कोई इतना पावरफुल राजा नहीं आया, खासकर इमीडिएट आफ्टर कोई इतना बड़ा पावरफुल राजा नहीं था। तो इसकी वजह से क्या होता है, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, लीडरशिप वाइड क्रिएट होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से सिख अंपायर वीक हो जाता है। ये एक कोर्स था। दूसरा था ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रेटेजिक एम था कि जो फर्टाइल लैंड्स हैं और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पंजाब रीजन है, पंजाब सब जानते हैं ना, काफ़ी फर्टाइल है,
इसके ऊपर अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया जाए, यानी इन रीजन्स को कंट्रोल किया जाए जो काफ़ी फर्टाइल हैं। तीसरा, मिलिट्री टेंशन। पावरफुल खालसा आर्मी ने जैसे ही सतलुज रिवर को क्रॉस किया और ब्रिटिश टेरिटरी में वो एंटर हुए, तो उसको भी ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट ऑफ एग्रेशन के तौर पे देखा कि आप हमारे एरिया में आर्मी के साथ कैसे एंटर हो सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोजेज़ थे। अब हम डिटेल में देखते हैं एंग्लो सिख वॉर्स को। तो सबसे पहला फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आता है 1855 से 46 के बीच में। ये हुआ दिसंबर 1845 से लेके तो मार्च 1846 में। की फैक्टर इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या थे? ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी सिख गवर्नेंस में आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी। तो जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद अंग्रेज अननेसेसरी इन्वॉल्व हो रहे थे सिख गवर्नेंस में। और फिर टेंशन तब इंक्रीज हो जाती है जब सिख आर्मी खालसा जो था वो सतलुज रिवर को क्रॉस करता है और काफ़ी ऑफेंसिव हो जाते हैं ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरीज में, यानी कि ऑफेंसिव हो जाते हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। और इसकी वजह से एक फुल स्केल वॉर हमें देखने को मिलता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बैटल ऑफ मुडकी। दिसंबर 1845 में ये हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीते थे, हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिख रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली थी। इनिशियल एनकाउंटर जो हुआ, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिख रेजिस्टेंस हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज जीत गए थे। ये जो बैटल थी इसने खालसा आर्मी का डिसिप्लिन और जो फाइटिंग कैपेबिलिटी थी उसको बताया, जिसने ब्रिटिश फोर्सेस को सरप्राइज कर दिया था। अंग्रेज सरप्राइज थे कि एक भारतीय खालसा आर्मी, सिखों की आर्मी इतनी डिसिप्लिन और इतनी ज़्यादा कैपेबल कैसे हो सकती है। फिर दूसरा आता है बैटल ऑफ फिरोज शाह। ये हुआ था दिसंबर 1845 में। ये काफ़ी फियर्स बैटल था जहाँ पे अंग्रेज जीत तो गए लेकिन बहुत ही मुश्किल से, बियरली मैनेज टू सिक्योर विक्ट्री, मतलब जीत गए लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये जीते थे। ब्रिटिश फोर्सेस पहले दिन तो हारने ही वाली थी, लेकिन दूसरे दिन इन्होंने जो सिख आर्मी का डिफेंस था उसको ओवरकम कर लिया था। तीसरा आता है बैटल ऑफ आलीवाल, जनवरी 1846 में हुआ। यहाँ पे सिख आर्मी को हराया गया और एक अपर हैंड था अंग्रेजों के पास। ब्रिटिशर्स ने एक अपर हैंड गेन किया था। डिसाइसिव इंगेजमेंट थी और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टैक्टिकल सुपीरियोरिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था बैटल ऑफ आलीवाल में। फिर आता है बैटल ऑफ सोब्राओं। ये फरवरी 1846 में हुआ था। डिसाइसिव बैटल था जिसने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को ख़त्म कर दिया। सिख फोर्सेस ने यहाँ पे डिसाइसिवली डिफीट किया था। फियर्स फाइटिंग हुई, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग होती है अंग्रेज़ों के बीच में और सिखों के बीच में, सिख आर्मी खालसा के बीच में। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सिख फोर्सेस थी वो हार जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं और इस प्रकार से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड हो जाता है और यहाँ पे लाहौर के लिए सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं अंग्रेज़ों के लिए। अब इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ, जो मार्च 1846 में साइन होती है। ये जो ट्रीटी थी इसने सिग्निफिकेंटली सिख एम्पायर को वीक कर दिया, हालांकि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया, अभी ख़त्म होगा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में यहाँ पे सिख एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है और यहाँ पे ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए सीधा सीधा रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है इसकी कुछ टर्म्स थी। सबसे पहले सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जलंधर, दोआब एंड अदर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश, यानी इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। जलंधर दोआब जो जलंधर वाला एरिया है वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है और बाकी भी कुछ और टेरिटरीज थी जो अंग्रेज़ों के पास चली जाती हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब यहाँ सवाल है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सिखों का राज कैसे आया। इसके पीछे कारण था कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर, तो एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कहा था राजा रंजीत सिंह जी को कि भैया आप हमारी मदद करो, और तब यहाँ पे मदद की गई थी। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, जहाँ मैंने ऋषि कश्यप से लेके आज का जो कश्मीर है उसका पूरा का पूरा इतिहास आपको बताया है। तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बात हुई, एक पहली टर्म ये थी कि जम्मू कश्मीर, जलंधर और बाकी कुछ टेरिटरीज़ हैं वो अंग्रेज़ों को दी जाएंगी।
ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में कहा गया। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर टू ओवरसी सिख एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाएगा लाहौर में ताकि सिखों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखा जा सके। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो सिख अम्पायर था उसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तो ऐसे करके फिर उसके बाद ये इन्वॉल्व होने लगे। तीसरा आता है रिडक्शन ऑफ द सिख आर्मी टू प्रिवेंट फ्यूचर अपराइजिंग, कि सिख आर्मी को रिड्यूस किया जाएगा ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के युद्ध ना लड़े जाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जीत तो गए लेकिन हैरान थे कि इतनी डिसिप्लिन और इतनी कैपेबल आर्मी कैसे हो सकती है। तो कहा गया कि इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। वॉर इंडेमनिटी ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज़ इम्पोज्ड ऑन द सिख्स, कि आपने युद्ध किया है इसके बदले में आपको 1.5 करोड़ रुपया जो है वो हमें देना पड़ेगा। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी। अब हम 1846 से 48 के बीच में कुछ इंटरिम पीरियड देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बीच का जो समय था उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो ट्रीटी ऑफ लाहौर की जो टर्म्स थी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे टेरिटरीज की ट्रांसफ़र भी हो रही थी और मिलिट्री रिडक्शन की भी शुरुआत हो गई। दूसरा है पपेट गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स ने एक रीजेंसी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया बिहाफ ऑफ यंग महाराजा दुलीप सिंह ताकि वो गवर्न कर सके। तो उस हिसाब से ये क्या कर रहे थे, इफेक्टिवली पंजाब को कंट्रोल कर रहे थे। तीसरा है ग्रोइंग रिसेंटमेंट, सिख नोबिलिटी और जो मिलिट्री लीडर्स थे उनमें रिसेंटफुल इंक्रीज हो रही, क्योंकि देखो सिख जो थे ना वो वॉरियर थे, तो उनको ये था कि ये गोरा आके हमारे ऊपर राज क्यों कर रहा है, ये गोरा हमें क्यों बता रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस और जो कंट्रोल था इससे सिख जो हमारे नोबल थे और जो मिलिट्री लीडर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिसेंटमेंट जो है, गुस्सा जो है वो धीरे धीरे फल फूल रहा था। फिर एंड में जाके सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में वो एकदम से निकला। फिर आता है रीजनल अपराइजिंग्स। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि मुल्तान और हज़ारा जैसे जगहों पे रिबेलियंस हो रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो फिर बढ़ता तो जा रहा था, जैसे ही वो भर गया तो उसके बाद हो गया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 के बीच में। टेंशन्स काफ़ी बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स और अंग्रेज़ों के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद, और उसके बाद 1848 में होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब देखिए ट्रीटी ऑफ लाहौर ने सिग्निफिकेंटली सिख एम्पायर को काफ़ी वीक कर दिया था, टेरिटरीज का लॉस हो रहा था और सिख मिलिट्री जो थी वो भी रिड्यूस हो रही थी। इसकी वजह से मुल्तान और हज़ारा में अपराइजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया था, जिसकी वजह से टेंशन एस्केलेट होती हैं और फिर फुल स्केल कन्फ्लिक्ट या फुल स्केल वॉर हो जाता है। की बैटल्स की बात करें जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में हुई, तो सबसे पहले बैटल ऑफ रामनगर नवंबर 1848 में ये हुई थी। यहाँ पे सिख फोर्सेस ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी थी ब्रिटिश एडवांस को, अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे सिख योद्धाओं ने दी। अब इनिशियल इंगेजमेंट जो थी, यानी जब स्टार्टिंग में ये युद्ध हुआ तो अर्ली डिफीट्स के बावजूद भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो सिख आर्मी थी उसने युद्ध किया और वो ये एक फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स उभर के आई। दूसरा आता है बैटल ऑफ चिलियांवाला, ये जनवरी 1849 में हुआ। ब्लडीएस्ट एनकाउंटर माना जाता है भारतीय इतिहास में, जितने भी सबसे ज़्यादा खून खराबे वाले युद्ध हुए हैं उसमें से एक ये माना जाता है बैटल ऑफ चिलियांवाला। चिलियांवाला से चीखें निकल गई, खून से मतलब यहाँ लथपथ थे वो चीखें निकल गई, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दोनों साइड्स जो थे उन्होंने सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज़ को सफ़र किया, अंग्रेज़ों के भी काफ़ी लोग मरे और हमारे काफ़ी सिख आर्मी के जवान भी मरे। बैटल जो थी ये इनकन्क्लूसिवली एंड होती है और ये टेक्टिकल डिफीट मानी जाती है ब्रिटिश फोर्सेस की। इनकन्क्लूसिवली का यहाँ मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का निष्कर्ष ना निकल पाए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकल पाया था भाई, ये पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा। तो जब इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थी जो काफ़ी एडवांस थी, उनके पास काफ़ी हाईटेक वेपन्स थे उस ज़माने के हिसाब से, और उसके बावजूद भी जब वो जीत नहीं पाई तो ये एक टैक्टिकल डिफीट मानी गई अंग्रेज़ों की। तीसरा आता है बैटल ऑफ गुजरात, ये हुआ था फरवरी 1849 में। ये जो बैटल था इसने सिख एम्पायर का फेट सील कर दिया
और इसकी फाइनल डिफीट यहाँ पे होती है। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो काफ़ी सुपीरियर थी, जो कि काफ़ी डिसाइसिव होती है इस इंगेजमेंट में, और सिख आर्मी को ये फोर्स करते हैं कि सरेंडर करने के लिए। बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों ने सिखों को हराया, अंत में उनको फोर्स किया कि अब तुम सरेंडर कर जाओ। और जैसे ये होता है तो उसके बाद फिर अंग्रेज जो हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। फिर उसके बाद आती है सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849 में। इस ट्रीटी ने फॉर्मली पंजाब को ब्रिटिश रूल के अंडर कर दिया। अब इसके बाद पंजाब जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। इस ट्रीटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो ये थी कि जो सिख अंपायर है उसका डिसोल्यूशन होगा। अब यहाँ से सिख अंपायर ख़त्म हो जाता है, पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश इंडिया के अंडर। पहले सिर्फ इसको वीक किया गया था, वीक करने की बात हुई थी, और इसके कुछ ही एरियाज़ को ब्रिटिशर्स ने लिया था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। यहाँ क्या होता है, पूरे के पूरे पंजाब को ब्रिटिश इंडिया के अंडर ले लिया जाता है और सिख अंपायर का डिसोल्यूशन हो जाता है। महाराजा दुलीप सिंह जी को रिमूव कर दिया जाता है पावर से और उनको इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो कोहिनूर का हीरा था वो क्वीन विक्टोरिया के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा ना, कोहिनूर का हीरा। ये हमारे सिख अंपायर का था, भारत का था, जो बाद में फिर क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया था। और इसके बाद फिर पंजाब की जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो भी अंग्रेज़ों के पास आ गई थी। कोहिनूर डायमंड के बारे में थोड़ा खुल के बात करते हैं। मोस्ट सिंबॉलिक एस्पेक्ट माना जाता है सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर का। लेजेंडरी कोहिनूर डायमंड जो है उसे महाराजा दुलीप सिंह जी से ट्रांसफ़र करके क्वीन विक्टोरिया के पास दे दिया गया। 105.6 कैरेट का डायमंड है ये, और ये सिंबल था सिख सॉवरेनिटी और सिख पावर का। ये प्रीशियस जेम का लॉस होना है, ना सिर्फ मटेरियल वेल्थ का लॉस होना है, बल्कि पावर और लेजिटिमेसी जो थी सिख अंपायर की उसका भी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र होना था। यानी कि अब ना सिर्फ ये मटेरियल वेल्थ जा रही है, बल्कि पावर और लेजिटिमेसी भी सिख अंपायर की कहाँ जा रही है, ब्रिटिश क्राउन के पास जा रही है। आज के समय ये जो डायमंड है ये ब्रिटिश क्राउन का जबल है। आज भी ब्रिटिश क्राउन जो है उसमें ये लगा हुआ है। हालांकि जो ओनरशिप है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के द्वारा कंटेस्ट की जाती है। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब की बात करते हैं कि जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पूरा का पूरा पंजाब ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ गया तो फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुई। यहाँ पे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए। ब्रिटिशर्स ने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया पंजाब को गवर्न करने के लिए। यहाँ पे नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को और लीगल सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आती है। यहाँ पे रोड्स, रेलवेज़ और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके पूरे के पूरे रीजन में। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन आती है। जो पहले सिख सोल्जर्स थे जो खालसा आर्मी के थे उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया और यहाँ पर एक इलीट रेजिमेंट बनाई गई, सिख रेजिमेंट, जो कि अंग्रेज़ों के प्रति अपनी लॉयल्टी और अपनी फाइटिंग प्रोवेस के लिए जानी जाती थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे आता है। नई टैक्सेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और लैंड ओनरशिप के पैटर्न्स को भी बदल दिया गया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था एंग्लो सिख वॉर का? सबसे पहले तो जो सिख सॉवरेनिटी थी वो ख़त्म हो गई। इस वॉर की वजह से सिख अंपायर का डाउनफॉल हुआ, जिसके बाद पंजाब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया और जो लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट था रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले, उसका भी खात्मा हो जाता है। स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर की बात करें तो यहाँ पे पंजाब को कंट्रोल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसने एक स्ट्रेटेजिक बफर दे दिया अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड रशिया। तो जो ग्रेट गेम पीरियड था उसके समय अफगानिस्तान और रशिया से कोई थ्रेट ना आए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह काम किया पंजाब ने। ब्रिटिश इंडिया की एक्सपेंशन हुई। जैसे ही पंजाब को नेक्स्ट कर दिया गया तो जो ब्रिटिश डोमिनेंस थी सब कॉन्टिनेंट में उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसके वजह से उनकी जो टेरिटरी थी वो भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में एक्सटेंड हुई। चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी पंजाब में, जिसने बाद में पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में, पूरे के पूरे भारत में जो पॉलिसीज़ थी या जो गवर्नेंस थी उसको इन्फ्लुएंस किया। मिलिट्री लेगेसी क्या है? सिख रेजिमेंट बना। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फॉर्मर खालसा आर्मी के सोल्जर्स थे उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और यहाँ पर एक इलीट सिख रेजिमेंट बनती है जो अपने डिस्टिंक्शंस के लिए और वेरियस कैंपेन जो पूरी दुनिया में उन्होंने की उसके लिए जानी जाती हैं। दूसरा आता है टैक्टिकल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश मिलिट्री जो थी उसने सिख मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट किया, काफ़ी टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया, और युद्ध में जो सिख मिलिट्री की इफेक्टिवनेस थी इसने उसको भी रिकॉग्नाइज किया। मार्शियल रेपुटेशन।
सिख जो थे उन्होंने अपनी जो मार्शल रेस की एक रिकॉग्निशन है उसको गेन किया, जिसकी वजह से कॉलोनियल आर्म्ड फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट थी उसमें इनको प्रेफर किया जाने लगा और वहाँ पे मिलिट्री ट्रेडिशंस इस्टेब्लिश हुए जो आज के समय भी यूज़ किए जाते हैं। सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है सिख आइडेंटिटी। ये जो युद्ध थे इन्होंने सिखों की कॉन्शियसनेस को शेप किया और एक रेजिस्टेंस की स्पिरिट को प्रमोट किया अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की बात करें तो ये जो कन्फ्लिक्ट था ये सेंट्रल बना सिख हिस्टोरिकल नैरेटिव्स में, और यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट और ओरल ट्रेडिशंस में भी इसको कमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस किया, प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से काफ़ी रिफॉर्म मूवमेंट्स कम्युनिटी के अंदर हमें देखने को मिली। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़ ने और जो कैनाल कॉलोनीज़ थी उन्होंने पंजाब को एक ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बना दिया और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग पैटर्न्स थे उन्हें भी चेंज कर दिया। कारण क्या था कि ये लैंड बहुत ही फर्टाइल थी। नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए अगर इसके लेगेसी की बात करें तो ये जो सिखों की हार थी ये एक रिमाइंडर था बाकी पूरे के पूरे भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों के ऑपरेशन का, जिसने जो फ्यूचर अपराइजिंग्स थी अंग्रेज़ों के खिलाफ उसे भी इंस्पायर किया। ये जो वॉर था ये सिंबल बना रेजिस्टेंस का ब्रॉडर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। सिख कम्युनिटी के लिए जो कन्फ्लिक्ट थे ये ट्रेजेडी और प्राइड दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी सॉवर्निटी को इन्होंने लॉस कर दिया लेकिन मार्शल प्रोवेस के लिए ये जाने गए, इसकी रिकॉग्निशन इन्हें मिली और सुपीरियर मिलिट्री पावर के खिलाफ इनका जो करेज था इसके लिए भी इनको तारीफ़ें मिली। आज के समय ऐसे बहुत से मेमोरियल्स हैं, कमेमोरेशंस हैं एंग्लो सिख वॉर की, और आज भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिख कल्चरल आइडेंटिटी की और हिस्टोरिकल मेमोरी की। हिस्टोरिकल डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है ब्रिटिश मोटिवेशंस। हिस्टोरियंस ये डिबेट करते हैं कि ये जो युद्ध था ये इनएविटेबल था क्योंकि अंग्रेज़ों ने जानबूझ के प्रोवोक किया था जस्ट बिकॉज कि पंजाब जैसा जो वेल्दी रीजन है उसको एनेक्स किया जा सके। ऐसा कोई रीज़न नहीं था लेकिन अंग्रेज़ खुद ही प्रोवोक किया करते थे। दूसरा आता है सिख लीडरशिप। क्वेश्चन इसके ऊपर भी उठाया जाता है कि जो कुछ सर्टेन सिख लीडर्स थे उनका जो रोल था कि हो सकता है उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कोलैबोरेट किया हो और पोटेंशियली उन्होंने जो अपनी सिख आर्मी जो खालसा आर्मी थी उसको बिट्रे किया। तीसरा आता है कोहिनूर डायमंड। अब आज के समय अंग्रेज़ों के पास कोहिनूर का डायमंड है तो इसे आज भी कंटेस्ट किया जाता है कि भाई इसकी लेजिटिमेसी क्या है। तो अभी कहा जाता है कि इसको दोबारा भारत को दे देना चाहिए, स्पेसिफिकली पंजाब को इसको दोबारा लौटा देना चाहिए। चौथा आता है हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो वॉर था इसको किस रूप में देखा जाए, क्या एक कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट था या फिर ये एक कम्प्लेक्स पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था। अब यहाँ पे मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे पहले एकेडमिक रिसर्च है। तो रिसेंट स्कॉलर जो हैं वो नए पर्सपेक्टिव को लेकर आए हैं इस युद्ध के रिलेटेड, जहाँ पे प्रीवियस जो सोर्सेज थे उनको दोबारा ओवरलुक किया जा रहा है और एक बार पुनः पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क जो है उसके हिसाब से उसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है। हेरिटेज टूरिज्म की बात करें तो बैटल फील्ड्स और म्यूजियम्स जो हैं एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट साइट बन गई हैं कल्चरल टूरिज्म के लिए, खासकर मॉडर्न पंजाब में। तो काफ़ी लोग उन जगहों में जाके विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे युद्ध लड़े और क्या क्या चीज़ें कैसे हुई। कल्चर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो कन्फ्लिक्ट है ये आज भी लिटरेचर, आर्ट, मूवीज़ और टेलीविज़न सीरीज़ को काफ़ी इंस्पायर करता है। हिस्टोरिकल मेमोरीज जो है नई जनरेशन्स के लिए भी इन सब के माध्यम से ज़िंदा रखी जा रही हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो ये जो हिस्टोरिकल लेगेसी है वॉर की, इसको आज भी कंटेम्प्रेरी इंडिया यूके के रिलेशन में यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग आर्टफैक्ट्स और कल्चरल हेरिटेज। की टेक अवेज क्या हैं? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंग्लो सिख वॉर्स 1845 और 49 में जब होते हैं तो उससे सिख एम्पायर का फॉल होता है। अंग्रेज़ जो हैं वो पंजाब को जीत लेते हैं और यहाँ पे एक लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट जो थी पंजाब उसका भी एंड हो जाता है। दूसरा आता है हमारे पास मिलिट्री सिग्निफिकेंस। वॉर जो था उसने दोनों आर्मीज़ का, ब्रिटिश मिलिट्री का भी और खालसा आर्मी का भी जो फाइटिंग प्रोवेस है उसको बताया। बैटल ऑफ चिलियावाला और गुजरात जो था ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलोनियल ईरा की बैटल्स मानी जाती हैं। तीसरा आता है लास्टिंग लेगेसी। ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके फार रीचिंग कंसिक्वेंस हुए सिख आइडेंटिटी के लिए, पंजाब के डेवलपमेंट के लिए और ब्रिटिश पावर की कंसोलिडेशन के लिए साउथ एशिया में, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये आज भी मॉडर्न इंडिया और पाकिस्तान में रेजोनेट हो रहे हैं।
यह है दोस्तों एंग्लो सिख वॉर। हमने इसकी पूरी डिटेल्स देखी, रीजंस देखे और इनके आफ्टरमैथ देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।